अच्छा, एक मैंने इसको आज के टॉपिक से इस तरह रिलेट करना है कि जब इतनी ज़्यादा बुरी खबरें आ रही होती हैं, मैं अपने घर में नोट कर रही हूँ कि हमारे यहाँ मेरी अम्मी ने खबरें देखना, टेलीविज़न देखना बंद कर दी है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर इमोशनल बर्नआउट। हमें लगता है हम जब टीवी खोलेंगे तो हमें कुछ ऐसी खबर मिलेगी, हमारे अपने आसाब शल होने लगते हैं, हमारा अपने इमोशंस तितर बितर हो जाते हैं, एनर्जी पूरी मूव हो जाती है, अपना काम करने को दिल नहीं चाहता। जो काम आप कर रहे होते हैं उसकी क्या मकसद है, उसका क्या पर्पस है, ये सवाल आप उठाने लग जाते हैं। तो इतना अनहिंज्ड होने के बजाय लोग कहते हैं यू नो व्हाट, आई वांट टू डिस्कनेक्ट सो आई कैन कनेक्ट विद माई सेल्फ। इसके अलावा भी अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में कहीं पे भी मौजूद हैं, मौसमियाती तब्दीली आप महसूस कर सकते होंगे। लोग कह रहे होंगे जी कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, ना सफाई करने को दिल चाह रहा है, ना कोई काम करने को दिल चाह रहा है, ना कोई नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करने को दिल चाह रहा है। वाई? बिकॉज वी आर इन सर्वाइवल मोड फॉर टू लॉन्ग। हम हाथ पैर मार मार के ऐसा लग रहा है हम डूब रहे हैं और अपने आप को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तैराकी हमें आती नहीं है, आसाब हमारे शल हो रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ बर्नआउट। और इसके कुछ ख़ास सिग्नल्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन आज बिलखुसूस जब मैं बर्नआउट की बात करूंगी तो मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करूंगी। देखें, एक होता है कि आप इंटरनली क्लूलेस हो जाएं, जब आपके अंदर से भी आवाज़ आनी बंद हो जाए, दैट इज़ यू नो द मोस्ट अलार्मिंग सिचुएशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको इर्द गिर्द के हालात की वजह से यू आर नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी, और जिन कामों में आप पहले मज़ा महसूस करते थे वो आपको इत्मीनान नहीं आ रहा है, आपको अपनी एनर्जी बिल्कुल बदली हुई महसूस हो रही है, ये बिगनिंग साइंस होते हैं। इसमें इस चीज़ को कैच करना, करेक्ट करना शायद निस्बतन आसान होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि हम इन साइंस को उस वक्त कैसे पकड़ सकते हैं, आपका मसला कितना प्रोग्रेस कर चुका है, और अगर उसको सही करना है तो उसके लिए कुछ टिप्स हमारे आज के मेहमानों से भी लेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम सब की बहुत ही फेवरेट, हर अ लॉट इन कराची, इस्लामाबाद से हमसे कनेक्ट हो रही हैं मिसेस इरम ज़िया, हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट एज वेल एंड समबडी हु इज़ अ वंडरफुल पर्सन। थैंक यू सो मच इरम जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा परीसा फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंटल वर्कआउट बाय PA पे बिलीव करती हैं। दिस आई बिलीव इज़ हर ओन ऑर्गेनाइजेशन। शी इज़ अ वेलनेस फैसिलिटेटर एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, काम पे करते हो, या होम मेकर हो, अपनी वेलनेस पे, यानी देखो दिमाग से ही चल रहा है ना, और जिस बात पे काबू है तो दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। लेकिन इस पे हमारा इतना फोकस नहीं होता। शी विल टेल अस कि व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स दैट शी हैज़ डिस्कवर्ड, व्हाट हैव वर्कड फॉर पीपल एंड विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। सो थैंक यू सो मच परीसा फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी अली अजमल भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अली अजमल माहिर नफ्सियात हैं। थोड़े इनसे भी बारीकी से जानेंगे कि बर्नआउट होता क्यों है। हम एक ख़ास उम्र के हिस्से में तो द वर्ल्ड इज़ आवर ऑयस्टर, और हमें लग रहा होता है कि हम दुनिया पे छा जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। लेकिन अचानक से हमारे दिलो दिमाग से आवाज़ आती है बस रुक जाओ। मुझे याद आ रहा है शहजाद रॉय का एक गाना हुआ करता था, उस ज़माने में उनकी एल्बम्स होती थी, वो वेरी यंग, तो वो चलता था तो वो गाना आ जाता था, मेरे गुन गाएंगे लोग, मैं दुनिया पे छा जाऊँगा। हमारे इस तरह के भी गाने होते थे। आजकल के सिंगर्स के मैं गाने सुनती हूँ, बेचारे बस उदास हैं, दिल टूटा हुआ है, दुनिया ने धोखा दे दिया है। मुझे लगता है ये बहुत सारी फीलिंग्स हम बोरो भी कर रहे हैं। सो वील टॉक अबाउट दैट टू। सो लेट्स बिगिन। परीसा, आप क्योंकि कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। यू विल हैव टू लुक स्ट्रेट इनटू योर कैमरा। मुझे ये बताइए कि ये जो बर्नआउट है ये एक नेशनल फिनोमेना है, यूनिवर्सल फिनोमेना है, इस वक्त पूरी दुनिया की ही लोग इस तरह महसूस कर रहे हैं, या हमारे यहाँ कुछ ख़ास किस्म की उदासी छाई हुई है? Firstly, thank you so much Sidra for having me, and thank you so much for this important topic, burnout, like you're talking about. ये स्ट्रेस जनरेटेड एक चीज़ है। हम जब बहुत ही प्रोलॉन्ग हमारे लाइफ में स्ट्रेस हो जाएगा, दैट इज़ समथिंग दैट वी कॉल एज burnout. Yes. Something that is very common in today. हम schools में देखें, हम colleges में देखें, हम अपने इर्द गिर्द देखें. This is something that everybody is suffering from, but we do not know. Why am I saying this? Because we cannot stop and breathe. हम रुक कर सांस लेने पे बिलीव नहीं करते हैं। अगर हम रुक रहे हैं, अगर हम लोग आराम से बैठे हैं, तो that is going to be called as lazy. For example, mothers, if you see, so they're 24/7 they're working. हम उनको देख देख के बड़े हुए हैं, वी आर सेइंग कि यार
24 घंटे मम्मा भी काम कर रही है, so we'll also have to work. हमने उसको ग्लोरीफाई किया, you're right, Yes, कि हमारा ये जो प्रेशर है ना, तो और अब देखो ये हमारी नॉर्मल गुफ्तगू में भी है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम सबसे पहले उससे पूछते हैं आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या कर रहे हो। सो देयर सो मच फोकस ऑन डूइंग 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 कि अगर मेरे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि सिद्रा किसी नए प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही है, सिद्रा कुछ नया नहीं सोच रही है, सिद्रा मॉर्निंग शो नहीं कर रही है, तो मैं अपने आप को महसूस करूँगी कि यार मैं तो वाकई बहुत लेज़ी हूँ, मैं तो गैर जिम्मेदार हूँ, और शायद मेरा जो पोटेंशियल है मैं उसको पा नहीं पा रही हूँ। सो वी हैव टेकन अवे रेस्ट, वी हैव ग्लोरीफाइड ओवर वर्किंग, दैट्स सो ट्रू। इरम जी, आपके पास एक सवाल लेके आना चाहूँगी। जो हाई अचीवर्स हैं दुनिया के, बड़े बड़े एथलीट्स की बात करें, लीडर्स की बात करें, हेड्स ऑफ स्टेट की बात करें, उनके ऊपर तो प्रेशर समझ में आता है, लेकिन अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, कई दफ़ा मैं होम मेकर्स को या जो लोग अभी करियर के बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, मिड मैनेजेरियल लेवल पे हैं, वो हाई प्रेशर की बात कर रहे होते हैं और उनका दुनिया को देखने का नज़रिया ये है कि जी हमारे पास पैसे कम हैं, ज़रिया माश और फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, घर की कोई स्ट्रेस है। तो क्या ये डेली स्ट्रेसेस भी इतने बढ़ सकते हैं कि हम बर्नआउट वाली सिचुएशन में चले जाएं? थैंक यू वेरी मच सिद्रा। अगर मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूं जो शायद इसको एक्सप्लेन कर देगा ज़्यादा, कि ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। क्या बात है। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। वाह। अब तुम ये देखो कि इंसान ने अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ ले ली। अब जैसे अभी तुमने कहा ना कि पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक बर्डन है या एथलीट्स के ऊपर है, मेरे नज़दीक जब आप वो काम कर रहे होते हैं ना जिसमें आपको मज़ा आ रहा होता है, आपका प्रेशर लेवल जो है वो कम होता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर उठाकर कि बस कुछ भी मिल जाए मैं कर लूँ, बिकॉज आई हैव टू फीड माई फैमिली, आई हैव टू टेक केयर द एजुकेशन ऑफ माई किड्स, जब आप ये सारी चीज़ें इतनी अपने अंदर बढ़ा लेते, फिर आप सोचते हैं बस जो भी मिले वो मैं करूं। वो कभी सही होता है, कभी गलत होता है, और वही चीज़ होती है जो आपको हद से ज़्यादा थका देती है। हमारी नॉर्मल लाइफ में यही होता है, हम थकते इसीलिए हैं। जैसे तुमने बचपन की बात की थी, मुझे भी ये महसूस होता था कि मैं ज़रा सा हाथ ऊपर उठाऊंगी तो मैं आसमान को छू लूँगी। बिल्कुल। लेकिन आज मुझे एहसास होता है आसमान तो बहुत दूर है। कभी कभार वन फाइन मॉर्निंग आप उठते हो और आपको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी तो बेकार जा रही है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है। इरम, मुझे बताएं कि क्या बर्नआउट आपके ख्याल में एज रिलेटेड होता है? क्योंकि मैंने किसी 15 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को, 25 साल के नौजवान को बर्नआउट होते हुए बहुत कम सुना है। यानी वो शायद एज ऐसी होती है कि अभी भी आपको लगता है आप में और ताकत है, तवानाई है, आप कर सकते हैं, लेकिन 30 के बाद, हालांकि वो भी कोई बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, 30 के बाद कोई भी नई चीज़ करना, एक्सपेरिमेंट करना, रिस्क लेना, ये सबकी एपेटाइट कम होने लगती है और हम खामखा एक इमोशनल बर्नआउट की तरफ जा रहे होते हैं। ज़िंदगी हमें थकाने लग जाती है, ज़िंदगी ने हमें ये एहसास दिलाया होता है, वो जैसे आपने कहा लिस्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बन जाती है। पहले डिसअपॉइंटमेंट का कोई रेफरेंस नहीं होता ना, 20 साल का बहुत कम इंसान डिसअपॉइंट होगा, उसको लगता है हाँ जी झटका लगा है, कोई बात नहीं, आई कैन गेट अप अगैन। 30 तक हमारी डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इज़ दैट द रीज़न फॉर अ बर्नआउट? समहाउ देखो ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, सारी दुनिया इसे फेस कर रही है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा एक मेरा जो अपना पर्सनल आई थिंक ऑब्जर्वेशन है, अब मुझे ये बर्नआउट अपने यंगस्टर्स में बहुत दिखता है। यू डोंट बिलीव इट कि कल रात को मेरा बेटा मोहम्मद जो सिर्फ 11 साल का है, मैंने उससे कहा मोहम्मद टेल मी समथिंग अबाउट बर्नआउट, और उसने मुझे जिस किस्म का एक्सप्लेन किया ना, तो मुझे ये एहसास हुआ कि दिस जनरेशन, वो 11 साल का बच्चा है, दे आर डीलिंग विद इट। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, इफ़ माई सन इज़ प्लेइंग फुटबॉल ही कैन प्ले इट फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट इफ़ ही इज़ स्टडी एंड ही हैज़ लाइक नो मोटिवेशन टूवर्ड्स स्टडीज़, और वो इतना ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं है या उसको रीडिंग की इतनी हैबिट नहीं है, वो 3 घंटों के बाद बर्न आउट हो जाएगा, उसकी वहाँ पे जो सकत है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सोशल मीडिया जो आप वेरी डर्टी गेम। यू आर राइट, हमें अटेंशन डेफिशिएंट कर रहा है, हमारा फोकस जा रहा है। इस पॉइंट पे आई वांट टू कम टू डॉक्टर अली। डॉक्टर अली, नफ्सियात की रूह से बर्नआउट की डेफिनेशन क्या है? फोकस ना कर पाना, थक जाना या किसी चीज़ से उकताहट होना, ये तो हम आम इस्तिलाह में इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, व्हाट इज़ अ बर्नआउट? देखें, बर्नआउट एक
एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस के बाद एक फीलिंग्स होती है जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली थक जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, मध्यम हो जाते हैं और एक हद तक हम गिव अप कर देते हैं। ये इसको हम डिफाइन करते हैं ये आसान टर्म्स में कि ये बर्नआउट है क्या। अब अगर इसकी सिम्टम्स से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखें, आजकल लोगों को बहुत ज्यादा बर्नआउट के मसले हैं, वो उनको पता नहीं चल रहा कि ये जो हम महसूस कर रहे हैं ये बर्नआउट है। आप देखें, हर दूसरा शख्स ओवर थिंकिंग की आजकल शिकायत कर रहा है। उसके अलावा जिंदगी में दिल नहीं लग रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन है, रात को बिल्कुल अच्छी नींद भी ली है फिर भी सुबह थका थका उठता हूँ या थकी थकी उठती हूँ, काम पे मेरा फोकस नहीं हो रहा, जिंदगी बेमानी सी लग रही है, तेजी है, चलता जा रहा हूँ, दिन चढ़ता है, रात हो जाती है। तो ये जितनी भी फीलिंग्स हैं, उसके अलावा कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होती हैं कि जैसे थके थके रहना, किसी जिस्म के हिस्से में दर्द होना, मसल में क्रैम्प्स होना, तो ये ज्यादातर बर्नआउट की ही सिम्टम्स होती हैं। तो ये जिन लोगों को ये है, ये सारे इसके सारे बर्नआउट का शिकार है। अब एक बात सिद्रा जिस पे मैं आपने अभी बात कर रही थी कि एज रिलेटेड, इस पे भी मैं कमेंट करना चाहूंगा। देखिए, बर्नआउट जो है वो ऑब्वियसली एज से इसका ताल्लुक होता है। जब हम यंग होते हैं तो एनर्जी होती है, सारी दुनिया पता करनी है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो हमें जरा रियलिटी हम पे अयां होती है। इसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव ये है कि आप मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिविटी तब आती है जब हम अपने अंदर के बच्चे को दबा देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने लाइफ में तरक्की करनी है, अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना है, तो आपके अंदर का बच्चा एक हद तक रहना चाहिए, चाहे आप बूढ़े भी हो जाएं। अब इसमें इसका एक और पहलू भी है कि जो बर्नआउट है, जैसे भी आपने बात की कि एक्सटर्नल फैक्टर भी, इंटरनल फैक्टर भी, तो आजकल का जो ये कुदरती आफात का मौसम है, इसमें मैं कमेंट करना चाहूंगा इसके हवाले से बर्नआउट में। देखिए, जब भी कोई इंसान को कोई मसला होता है तो उसमें दोनों फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। बहरहाल हम इंटरनल फैक्टर लाइफ के मीनिंग्स अपने फाइंड कर लें या अपने आप को जितना मर्जी सेटिस्फाई कर लें, बहरहाल एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी है और उसके साथ मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी कि दोस्त पीपल, और ये मुझे याद है बचपन में आई यूज्ड टू बी इन अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग रीडर्स डाइजेस्ट। मेरी खाला बाहर से जब भी आती थी मेरे बहुत सारे रीडर्स डाइजेस्ट ला के देती थी, तो उसमें एक सेइंग थी कि द हैप्पीएस्ट पीपल आर द वंस हु गेट देयर हैंड्स डर्टी। आप देखें कि जो लोग खाना पकाते हैं, बागबानी करते हैं या कोई भी हैंडक्राफ्ट से चीज़ करते हैं ना, इसमें बड़ी ताकत है जी, वो बड़े खुश रहते हैं। और वो जो इंटरनल बच्चे को जिंदा रखने वाली बात है ना, बच्चे देखें बड़ा टैक्टिकल प्ले करते हैं। वो किसी भी चीज़ से, लेगो हो गया उससे खेलेंगे, कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीज़ करेंगे, कोई घर सजाने वाली चीज़ें करेंगे। तो अपने हाथों को बिजी रखें ताकि आपके जहन को थोड़ा सुकून मिल सके। अच्छा जी, इमोशनल बर्नआउट की हम जब बात कर रहे हैं, समटाइम्स यहाँ पे ये बात करनी भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को ना बहुत ओवर एस्टिमेट भी करते हैं। जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि बचपन में, लड़कपन में ये जो ख्याल होता है ना कि हम दुनिया को फ़तह कर लेंगे, नथिंग इज़ बियॉन्ड मी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये लीथल कब होता है? तभी इमोशनल हाइजीन की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे ख़वातीन, ख़ास तौर पे लड़कियाँ जब शादी का फ़ैसला कर रही होती हैं, एक थका देने वाला फ्यूचर, मुस्तकबिल सामने नज़र आ रहा होता है। इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं क्योंकि दिल के हाथों मजबूर होते हैं। और फिर जब उस सिचुएशन में जाते हैं तो आपको बहुत लंबा अरसा दरकार नहीं है। पहले ज़माने में तो हम सुनते थे ना 5 साल, 10 साल, 20 साल की शादी के बाद एक खातून की तबीयत ख़राब हो गई और वो अपनी ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दब गई। नो, these kind of toxic situations have the ability, have the potential to break you within a very short span of time। आप 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को पहचानेंगे भी नहीं कि आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को, आपकी शख्सियत को क्या हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। फरीसा, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ कि कई लड़कियाँ, क्योंकि हमारा कल्चरल सोसाइटल माहौल ऐसा है, हमारे यहाँ शादी पे बहुत प्रेशर होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हैं थिंकिंग कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लड़कियां हैं, हम तो सब बर्दाश्त कर लेंगे, और सीख भी ये दी जाती है ये बर्दाश्त करो। लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या आपको बर्नआउट की तरफ ले जा सकता है? बिल्कुल, आई थिंक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको बीमारियों की किसी भी हद तक ले जा सकता है, एंड बर्नआउट इज़ जस्ट द बिगनिंग। हम बेसिकली एज वी डिस्कस कि स्ट्रेस से इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू द बर्नआउट, राइट। हर दिन, एवरी अदर डे व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग, आपको कोई टॉन्ट कर रहा है, आप उस रिलेशनशिप में हो, आप जहाँ सामने वाले इंसान से मोहब्बत भी करते हो, और फिर उस सिचुएशन में आप हर दूसरे दिन आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो स्ट्रेस आपकी बॉडी में स्टोर होने लगता है। आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन समथिंग इज़ हैपनिंग टू यू। या तो विमेन स्पेशली आजकल इतनी ज़्यादा
बीमारियाँ जो बहुत कॉमन है, फॉर एग्जांपल थायराइड्स हो गए, PCOs हो गए, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट? ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, दिस हैपन्स क्योंकि आप वो कांस्टेंट स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, आप बर्न आउट, यू आर हैविंग इट, बट आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप नहीं उठकर अपना काम करेंगे तो आपको कोई आराम करने दे ही नहीं रहा है। तो मुझे बताओ, जो शुरू में हमने बात की कि जैसे हम कहते हैं ना, पॉजिटिव सोचें, इमोशनल हाइजीन करें, अपने जहन को उस चीज़ से हटा दें। एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहकर जहाँ ये जो आपने स्ट्रेसेस अभी कहे ये मौजूद हैं, क्या इमोशनल हाइजीन पॉसिबल है? पॉसिबल, देखिए पॉसिबल हर चीज़ होती है, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप वहाँ रोज़ सुबह उठ के अपने, यू कांट डू पॉजिटिव एफर्मेशन हर रोज़ उस इन्वायरमेंट में जहाँ आपको रिस्पेक्ट ही नहीं किया जा रहा। फॉर एग्जांपल मैं आपको आई स्टडीड दिस रिसर्च कि 2 पानी के ग्लास थे, दोनों को हम लोगों ने 2 इन्वायरमेंट्स में रख दिया, एंड एक वाज वेरी पीसफुल जहाँ पे लोग आकर अच्छी बातें करते थे एक दूसरे से, नाइस कमेंट्स, एंड एक इन्वायरमेंट में जहाँ लोग आकर एक दूसरे को बैड लैंग्वेज, बुरा भला बोलते थे। आफ्टर अ वीक वी ड्रैंक द वाटर, पी कर देखा ना, तो जो अच्छी इन्वायरमेंट वाला था दैट वाज वेरी स्वीट, एंड जो ख़राब इन्वायरमेंट था वो खारा हो गया था। आपके मॉलिक्यूलर आपके अंदर तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज वी आर ऑल एनर्जी। और आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, जैसे आपने कहा, उससे अपने आप को शील्ड करना, वहाँ पे बेहतर होना, वहाँ पे कुछ पॉजिटिव सोचना मुश्किल है। जैसे कि और आसानी का रास्ता मेरे ख्याल में चुनना चाहिए। मेरी एक कोच हमेशा कहती थी, एंड शी सेड कि जो इन्वायरमेंट आपको बीमार करे वहाँ से आप सेहतयाबी की उम्मीद ना रखें, क्योंकि वहीं रहकर, उसी सिचुएशन में रहकर आप अपने आप को सरवाइव तो कर जाएंगी, यानी अगर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है तो आप सरवाइव तो कर जाएंगी, आप थ्राइव नहीं कर सकेंगे। इरम, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ। तो अगर ये बंदा ये रियलाइज़ कर ले कि यार मेरे स्ट्रेस की, मेरे बर्नआउट की बड़ी वजह मेरा इन्वायरमेंट है, मेरी सोहबत है, मेरी कंपनी है, मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, तो क्या करना चाहिए उस वक्त फिर? सिद्रा, देखो, जिनके लिए आसान होता है ना वो तो इन रास्तों से हट जाते हैं, सही, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं कुछ रिलेशनशिप्स में आप जानते हैं, अगर एक पेड़ की आप शाख हैं और उसकी जड़ में ही इतने कीड़े हैं, उसमें इतनी खराबियां हैं, तो वो शाख कटेगी तो बेकार हो जाएगी। अब उसको अपनी सारी जद्दोजहद लगा के किसी तरीके से उन फूलों को, उन पत्तों की हिफाजत करनी है। उसे पता है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो उस पेड़ से अलग नहीं हो सकती। बिल्कुल, हम हर मामले में उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। और मैं तुम्हें अगर सही बात बताऊँ ना, तो समटाइम आई फील दैट दिस बर्न आउट वॉज द कर्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड इट इम्पैक्ट्स ऑन द बेस्ट ऑफ अस। यस, ये होता है, और फिर हम उस प्रेशर को लेते हैं कि नहीं, आई विल डू इट। समटाइम दिस सोसाइटी, अगर शादीशुदा जोड़ों की तुम बात कर रही हो, तो उसमें हम देखते हैं कि सर्विसिज्म इतना है कि रिलेशनशिप्स में वो इतना ज़्यादा घटियापन आ जाता है किसी एक तरफ से कि आप एक शख्स की तमाम खूबियों को प्यार की चादर में लपेट के ख़त्म कर रहे हैं, उसके गोल्स को ख़त्म कर रहे हैं, और फिर कहते हैं यार कितनी अच्छी बीवी है, इसने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया मेरे लिए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो उसका अपना रंग था, वो जितनी राइस कर सकती थी, उससे जितनी खुशबू फैल सकती थी, उससे आपकी फैमिली में जितने चेंजेस आ सकते थे, आपने वो सब ख़त्म कर दिए। और हमारा माशरा वहाँ इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। तो एक ये भी हकीकत है कि देखो, बर्न्स आउट इज़ अ नेचर्स वे ऑफ टेलिंग यू टू स्लो डाउन एंड रिचार्ज योरसेल्फ। Absolutely, और ये बात हम सबको समझनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। अली, आपके पास लेके आना चाहूँगी। मुझे लगता है जब भी बर्नआउट, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात हम करते हैं ना, उसमें एक हमारा जेंडर बायस लेंस है। हम इसको देखते हैं कि एक जालिम शौहर और उसके साथ एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी बीवी जिसकी तमाम सलाहियतों को जंग लग गया है, जिसकी उड़ान को रोक दिया गया है। मुझे तस्वीर का दूसरा रुख भी बताइए। आई एम श्योर कि क्योंकि डुअलिटी हर चीज़ में मौजूद है, जो ख़वातीन टॉक्सिक हैं वो मर्दों की भी तो बर्नआउट की वजह बनती होंगी ना, यानी ऐसा भी तो होता होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक जीवन साथी के या एक स्पाउस के रोल में हो। वालदाएँ, बहनें, यानी हम अक्सर ड्रामों में ये कहानियाँ देखते हैं ना, ऐसा भी तो होता होगा कि टॉक्सिक ख़वातीन कॉजिंग बर्नआउट फॉर मेन। आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट ऑन दैट। जी बिल्कुल, ताली दोनों हाथों से बजती है, और बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने एक दूसरा रुख जो तस्वीर का उसको उजागर किया।
देखिए, जहाँ तक बात है मेल की या फीमेल की, बहरहाल इंसान तो इंसान है, दोनों की एक ही मोर और लेस डिफरेंसेस के अलावा एक ही तरह के मैकेनिज्म है। तो बहरहाल जहाँ पे आमतौर पे रिलेशनशिप की बात करें तो जो शौहर हैं वो शादी के बाद अपनी बीवी को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उसी तरह से ऐसा भी होता है कि बीवियां भी टेक फॉर ग्रांटेड लेती हैं अपने हस्बैंड को। आमतौर पे हमने अक्सर सुना होगा, अब मुझे तो तुमसे बहुत बेहतर मिलते थे, अब तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम हो कौन, तुम करते क्या हो। तो ये आप एक हद तक उस जो मर्द है उस शौहर पे आप ज़हनी व नफ्सियाती टॉर्चर कर रही हैं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उसको तबाह कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी बात देखें कि ये जो आजकल जॉइंट फैमिली सिस्टम में सासों का रोल बड़ा है। मैं बिल्कुल जॉइंट फैमिली सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ, जो लोग रहना चाहते हैं दिस इज वेल एंड गुड, आपकी अपनी चॉइस है, दोनों ही फैमिली सिस्टम ठीक हैं। लेकिन आप देखें कि हमारे माशरे में औरत जो कि सास है, उनका एक दूसरी औरत यानी कि अपनी बहू और उसके घर में इस तरह का जो इंटरफेरेंस है, वो आप देखें कि ये तो एक टॉक्सिटी की, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी एग्जांपल तो हमें मिलती नहीं है। और फिर उसके बाद आप देखें कि हमने डबल स्टैंडर्ड सेट किए। ये भी एक खवातीन की तरफ से है कि मेरी बेटी जो है उसका अपने शौहर के साथ अगर सलूक है, बड़ी अच्छे तरीके से रह रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मियाँ बीवी का प्यार है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मेरी बहू मेरे बेटे के साथ ठीक रह रही है तो जी इसने नीचे लगाया हुआ है। अच्छा, एक मुझे बताएं, ऐसी सिचुएशंस में अली टॉक्सिक एडवाइस लोगों को ये दी जाती है, भाई तुम ढीठ बन जाओ, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मैंने तो आज तक कोई इंसान इतना मजबूत नहीं देखा। मुझे तो लगता है एक पत्थर के ऊपर भी कतरा कतरा पानी अगर गिरे तो उसमें सुराख कर देगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे इन्वायरमेंट में कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, आप अपनी दुनिया में मगन हो जाएं और आपको फ़र्क ना पड़े? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता जी। देखें, दिल ही तो है, कोई संगो खींच तो नहीं, रोएंगे खूब जब रुलाएगा कोई। क्या तो ऐसा नहीं होता कि हम इसको। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात ये है कि देखें, आपने ना मैनेज कर सकते हैं। हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस इन्वायरमेंट से आप नहीं निकल सक रहे होते। जो तो निकल सकते हैं वो ऑब्वियसली निकलना चाहते हैं, निकल जाते हैं। निकलने के अपने प्लस एंड माइनसेस हैं, रहने के अपने प्लस एंड माइनसेस हैं। तो ये डिसीजन आपका होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, उस में रहना है या निकलना है। लेकिन जहां तक अगर रहना भी है और पत्थर का हो जाना, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी तो फीलिंग्स ही ऐसे हो गई हैं, ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये मुमकिन है कि हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी ने रहने का ही फैसला किया है तो वो कुछ मैनेज कर ले, कि कुछ अपने आप को चेंज कर ले, कुछ उनको चेंज कर ले, थोड़ा सा असर्टिव हो जाए, कुछ इमोशनल हार्डीनेस अपने अंदर डेवलप कर ले, तो कुछ तो बहरहाल हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ अपने आप को मजबूत कर लें और मुझे कोई फर्क ही ना पड़े, ये तो जी नामुमकिन है। आप इतने फर्ज करें, कोई शख्स सख्त हो भी जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। बिल्कुल, यानी उसकी कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपका हो सकता है बॉडी इमेज शैटर हो जाए। आप देखेंगे लोगों में अगर खुदा न खासा बीमारी नहीं भी हुई है, आप वो जो खालीपन महसूस कर रहे हैं, जो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, उसको लोग खाने पीने से फुल करने की कोशिश करते हैं। पहले उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि कॉर्टिसोल लेवल्स आपके बढ़ गए हैं, आपका बॉडी वेट बढ़ता चला जा रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर साइंस। अच्छा जी, अभी तक तो हमने मर्ज़ की तशख़ीस कर ली, ये बात कर ली कि ये तमाम जो सिनेरियोज़ हैं ये कॉज करते हैं आपका इमोशनल बर्नआउट। आई विल नाउ अर्न टू फोकस विद माई पैनल कि चलें जी, हो गया इमोशनल बर्नआउट, अब नाउ आप एक ब्लूमिंग और ब्लेजिंग बर्नआउट के मिडल में हैं। शिप को मोड़ें कैसे, इस टाइटैनिक को मोड़े कैसे, या इसने अब जाकर आइसबर्ग से टकराना ही टकराना है और डूबना ही डूबना है। अपने आप को वापस कैसे लाएं फ्रॉम एन इमोशनल बर्नआउट, एंड यू विल हैव टू बी वेरी पेशेंट विद योरसेल्फ। जो मोहब्बत आप बेलौस पूरी दुनिया में बांटते फिरते हैं, जब आप एक इमोशनल बर्नआउट में हों तो उस वक्त आपने एक स्ट्रिक्ट पेरेंट नहीं बनना, उस वक्त आपने एक खड़ूस बॉस नहीं बनना, अपने आप पे जुल्म नहीं करना। आपने आहिस्ता आहिस्ता और अपने साथ खुलूस के साथ, कंपैशन के साथ, मोहब्बत के साथ अपने आप को बर्नआउट से कैसे निकालना है। बात हम करेंगे कि इफ़ यू आर इन अ बर्नआउट सिचुएशन, जब आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, सारे सिम्टम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इनटू दैट एक्सप्लेनेशन। तब आप क्या करें टू ब्रिंग योर सेल्फ बैक आउट ऑफ दैट डूम एंड ग्लूम, ज़िंदगी की तरफ वापस लौटें, अपने लिए नए ख्वाब देखें, ज़िंदगी को एक नए सिरे से रीस्टार्ट करें, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। लेट्स गो टू हैव टिप्स फ्रॉम ईच ऑफ आवर पैनलिस्ट। फरीसा, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए। आई ऑलवेज सजेस्ट सबको कि लाइक आपने शुरू में भी कहा कि जब हम छोटे होते थे वी यूज टू प्ले विद क्ले एंड हार्ट एंड वी यूज टू बी हैप्पी। सो आर्ट थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर। हम आर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं
अपने वापस अपने बचपन में जाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। अगर मुझे आज की परीसा को हील करना है तो मुझे अपनी बचपन की परीसा को हील करना है, जब आपको व्हेन यू वर हर्ट, उस टाइम को आपको वापस जाके हर्ट करने की ज़रूरत, हील करने की ज़रूरत है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, आर्ट थेरेपी हो सकती है, म्यूज़िक थेरेपी हो सकती है, यानी बेसिकली आप कह रही हैं कि वो मशगले, वो हॉबीज़ चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, जो आपको इम्पॉसिबल लगती थी, अपने आप को एक नया स्किल दें और उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें। इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आई एम ऑल्सो सेइंग कि यू नीड टू सिट विद योरसेल्फ ऑल्सो। एक चीज़ जो सबसे मुश्किल काम, मैं हमेशा माई प्लेटफॉर्म इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दिस, कि मैं हर उस औरत को बताती हूँ कि आपको दिन में 10 मिनट अपने साथ बैठने की ज़रूरत है। हम हर काम करते हैं बट वी डू नॉट कॉन्शियसली ब्रीथ। हम सांस तभी ले रहे हैं जब हम सब कुछ कर रहे हैं, हम बैठ के अपने लिए शुक्र करो अल्लाह मैंने ऑटो सिस्टम रखा है। अगर हमें याद रखना पड़ता ना तो आधे लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको बात करते करते गिरते हुए नजर आ रहे होते। लेट्स गो टू इरम जी। इरम जी, आप क्या कहती हैं इन अ फुल ब्लूम बर्नआउट, और ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के लिए अब बात करना चाहूँगी जो बहुत उनके पास वसाइल नहीं हैं। यानी एक ख़ास क्लास तो ऐसी होती है ना कि ठीक है जी, मैंने गम गलत करना है, लेट मी गेट आउट, मैं अपनी गाड़ी निकालूं और मैं कहीं चली जाऊं। लेकिन पाकिस्तान में 80% ख़वातीन की रियलिटी ये है कि वो घर से बाहर निकलने के लिए भी उनके पास वसाइल नहीं हैं, अदर प्रॉब्लम्स आर देयर। वो क्या कर सकती हैं? उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए। सिद्रा, 2 बातें करूँगी। देखो, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक दूसरे से बात करना शुरू कीजिए ताकि जो आपस के मसाइल हैं वो ख़त्म हो। दूसरी बात ये, तुम देखो कि हम नाउमीद बहुत जल्दी हो जाते हैं। उम्मीद ज़िंदगी है, नाउमीद मौत है। जब तक आप ज़िंदा हैं, अगर कोई जिस्म जिसमें लाखों ज़ख़म भी क्यों ना लगे हो, अगर उस पर एक सांस भी बाकी है, तो दुनिया की कोई मेडिकल साइंस उसे मुर्दा करार नहीं दे सकती। तो मैं अपने लिए भी यही समझती हूँ कि जब तक ज़िंदगी कायम है, कुछ नया सोचिए, नया करिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि बकौल फैज़ अहमद फैज़, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ज़बरदस्त। तो शाम का वक्त है गुजर जाना। और अंधेरा जितने नज़दीक होता है, जितना गहरा होता है, सवेरा उतने नज़दीक। अच्छा, एक और, इट इज़ द डार्केस्ट बिफोर डॉन, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट। इरम जी, एक बड़ा क्विक सवाल, कई दफ़ा जब हम उदास होते हैं तो लोग हमें दीन से और अल्लाह से करीब होने की तलकीन करते हैं, और इंसान वाकई तकलीफ़ के वक्त अल्लाह को ही पुकारता है। लेकिन मैंने कई लोगों को इसका उलट महसूस करते हुए भी देखा है कि जी नमाज में दिल नहीं लग रहा, तस्बीह में दिल नहीं लग रहा, कुरान पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, तफसीर से यानी मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही है, और ये वो कहते हुए घबराते हैं। क्योंकि आप दीन की भी समझ रखती हैं, इसमें थोड़ी सी मुआवनत कीजिए कि फिर क्या करना चाहिए। क्या फोर्सफुली अपने आप को पढ़ें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, फ़राइज़ की अदायगी करें, नवाफिल और वजीफ़ों की तरफ ना जाएं, क्या किया जाए उस वक्त? सदरा, बहुत अच्छी बात है। बेसिकली हम बहुत सारी परेशानियों का शिकारी इसलिए हैं कि हम अपने दीन से दूर हैं। देखो, दीन और मज़हब में फ़र्क है। दीन जो है हमारा इस्लाम, वो एक ज़ाब्ता हयात है जिसमें हर चीज़ है, हम इसे समझ ही नहीं पा रहे। और सबसे बढ़ के हज़रत शेख सादी की बड़ी प्यारी बात है कि तुम अपने आप को जानना चाहते हो ना, तो 3 मौक़ों पे जानो कि जब तुम ज़िक्र अल्लाह कर रहे हो तो तुम्हारा दिल उस तरफ राग़िब हो रहा है या नहीं, जब तुम नमाज़ पढ़ रहे हो तो तुम्हारी कैफियत क्या है, जब तुम कोई और ज़िक्र कर रहे हो जो रब से और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है, तो तुम्हारे दिल में सुकून उतर रहा है या नहीं। अगर उतर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं उतर रहा तो समझ लो कि दरवाज़ा बंद है। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ उस दरवाज़े को खोलने की है। और सारी बातें एक तरफ, दैट्स 100% ट्रू कि अगर हम दिल से, क्योंकि देखो हज़रत शेख राबिया बसरी हमेशा ये बात कहती थी कि या अल्लाह मुझे फ़र्ज़ी दुआ और फ़र्ज़ी माफ़ी से महफूज रखना। तो अगर तुम अल्लाह से जुड़ना चाहती हो ना, तो ये फ़र्ज़ी दुआ, फ़र्ज़ी माफ़ी और ये जो फ़र्ज़ी फ़राइज़ है ना, इनको आपको ख़त्म करके सच्चे दिल के साथ अल्लाह से जब आप रुजू करेंगे ना, तब वो खुद ही खुद यार रास्ते दिखा देता है। मूसा को अगर दरिया में रास्ता खोल दिया तो अल्लाह अपने बंदों से, सारे बंदों से उतनी ही मोहब्बत करता है कि कहीं ना कहीं से आपके लिए वो रास्ता निकाले। सिर्फ जुड़ने की। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था। डॉक्टर अली, इरम और परीसा हमारे साथ मौजूद थे। इट वाज़ वंडरफुल टू टॉक अबाउट दिस। आई होप कि आप थोड़ा सा वक्त लेंगे, जो परीसा ने टिप दी, 10 मिनट ले लीजिए दिन में अपने लिए, जिसमें आप सोच विचार करें कि आप कहाँ हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, एंड व्हाट इज़ इट दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन योर लाइफ।